अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है। आज से इससे पहले हमने जो सारे टॉपिक्स अपने कवर किए उसमें हमने कोशिश की कि हम आपको विजन मिशन के बारे में क्लियर एक आइडिया दें। फिर हम उसके बाद हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की असेसमेंट की, हमने एक्सटर्नल फोर्सेस को देखा कि एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरह से हमारे पास बिजनेस प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमने जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो दो मेजर चीज़ें डिस्कस की थी, मैं उसको थोड़ा आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि हमने डिस्कस किया था आपके पास ग्लोबलाइजेशन का इशू जो है, कि आपके पास जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस को इन डेवलपमेंट कंट्रीज। ऑफ कोर्स आपके पास जो है और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी है और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी है। और उसके साथ साथ जो ई कॉमर्स का एक इमर्जिंग टूल आपके पास आया, इंटरनेट के आने से जो ई कॉमर्स ने आपके पास जो तहलका मचाया आपके पास बिजनेस की दुनिया के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई। ऑफ कोर्स जिन बिजनेस ने उनको अडॉप्ट किया और अपने बिजनेस को मॉडिफाई किया और उन तमाम चेंजेस जिसकी वजह से ई कॉमर्स जो है वो फ्रूटफुली आपको बेनिफिशियल हो सकती थी, उनको अडॉप्ट किया, तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और वो इन लाइन हो गई आपके बिजनेस प्रोसेस के अंदर। और नई कंपनीज जो ऑलरेडी वर्कआउट कर रही थी उनके साथ उन चीज़ों को एडजस्ट कर लिया। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि उसको अडॉप्ट नहीं कर पाई, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि उस फैक्टर्स को जो टेक्नोलॉजी में चेंज आई, जो एक इंटरनेशनलाइजेशन आपके पास हुई, तो उन्होंने जो ई कॉमर्स को अडॉप्ट नहीं किया तो वो आपके पास मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन आपके पास क्या होंगी, वो फ्लॉप होगी। तो ई कॉमर्स का जो इम्पैक्ट हमने पढ़ा बिजनेसेस के ऊपर आपके पास क्या है। फिर इसके साथ साथ हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब हमने स्कैनिंग स्टार्ट की तो हमें पता चला कि हमारे पास जो है डिफरेंट फोर्सेस आपके पास हैं, जो कि आपके एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपके बिजनेस को जो है वो इफेक्ट करते हैं, बिजनेस के जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं उनको आपके पास जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो हमने उन फोर्सेस के अंदर जो मेजर चीज़ें पड़ी थी वो हमारे पास था, टेक्नोलॉजिकल फोर्स आपके पास है, ठीक है, फिर आपके पास सोशो इकोनॉमिक फोर्स है, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ आपके पास हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास है, सोशल वैल्यूज़ आपके पास हैं, फिर हमने कहा था कल्चर का इफेक्ट आपके पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है। तो हम जब स्मूथली आगे चल रहे थे तो हमने कल्चर के इफेक्ट्स को हमने देखा कि जब कोई भी बिजनेसमैन एक किसी बिजनेस के अंदर आता है, और हमने एग्जांपल आपके पास ली थी, हमने ली थी यूएस एंटरप्रेन्योर्स की, यूएस बिजनेसमैन की, कि यूएस के जो बिजनेसमैन हैं अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करते हैं कि यूएस का बिजनेस सेटअप बहुत ज़्यादा बड़ा है और मोस्टली हमारे पास जो दुनिया के बड़ी बड़ी लीडिंग कंपनीज़ हैं उनके जो हेड ऑफिस आपके पास यूएस के अंदर ही हैं और मोस्टली वो यूएस बेस्ड ही कंपनियां हैं। तो यूएस जो हैं दे आर एक्चुअली द गुड एंटरप्रेन्योर्स। तो अगर यूएस के जो बिजनेसमैन हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको कल्चर जो है, अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको कल्चर के साथ लिंक करना पड़ेगा। इसके अंदर हमने एग्जांपल देखी थी आपके पास कि अगर आप जापानीज़ के अंदर जापानीज़ फर्म्स हैं या जापानीज़ के साथ आप एक्विजिशन चाहते हैं, मर्जर चाहते हैं, या आप जापान के अंदर अपना बिजनेस स्टेबल करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो पर्सनल हार्मनी जो है उसके साथ आपको जो है काम करना पड़ेगा, ठीक है, पर्सनल इंटीग्रेशन इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये उनकी कल्चर का पार्ट है। इस तरह आपके पास अगर आप चाइना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो चाइना जो हमारे पास है वो हमारे पास यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम करते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास रेफरेंस बेस्ड है कि आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसके बेस पर जो उनका बिजनेस है वो ग्रो करता है, ठीक है। तो चाइना में अगर आपको बिजनेस करना है, यूएस के जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या किसी भी दुनिया के कोई भी लोग हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं चाइना में, तो आपको जो पर्सनल रिलेशनशिप है उनको आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने बिजनेस के सेटअप के लिए, बिजनेस के स्टार्ट के लिए। इसके साथ साथ आप अगर कोरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो हायरार्की है, जो बिज़नेस के अंदर एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, वहाँ पर जो आपके पास डेलीगेशन ऑफ पावर है उसको आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। जो आपके पास हायरार्की है उसको आपने ओबीडियंट उसके रहना है, हायरार्की को फॉलो करना है, अथॉरिटी को बाईपास नहीं करना। ये कोरियन कल्चर का हिस्सा है। तो ऑफ कोर्स कल्चर को हमने स्ट्रेटजी से लिंक किया, हमने एक्सटर्नल असेसमेंट में ये सारी चीज़ें देखी, फिर हमने एक्सटर्नल असेसमेंट को हमने तमाम क्वालिटिफाई हमने किया कि हमारे पास जो है तमाम चीज़ें जो थी वो आ रही थी लेकिन क्वालिटेटिव फॉर्म में आ रही थी। हमारे पास सोशल वैल्यूज़ थी, सोशल कल्चरल फैक्टर्स थे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स थे, हमने इनको क्वांटिफाई करने की कोशिश की। तो हमने जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्वांटिफिकेशन की बात की कि हम किस तरह से अपनी थ्रेट्स को, किस तरह से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को क्वान्टिफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास जो एक टूल था, बिजनेस टूल, जिसने हमें हेल्प किया, वो हमारे पास से एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स। इसने हमें हेल्प किया कि आपके पास जो
अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो थ्रेट्स हैं, इनको जो है आप जो है वो क्वांटिफाई कर सकें। फिर हमने देखा कि हम अपनी जो है कंपिटिटर्स के मुकाबले में हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे जो हैं की जो है वो सक्सेस एरियाज़ हैं, की सक्सेस इंडिकेटर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आप उनकी सक्सेस इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर अपने बिजनेस को किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने कंपटीटर से। तो हमने जब अपने कंपैरिजन किया कि सक्सेस फैक्टर्स की बेस के ऊपर, ठीक है, अपने कंपटीटर के साथ, तो हमें हेल्प किया हमारी कंपटीटर प्रोफाइल मैट्रिक्स ने। इस टूल ने हमें हेल्प किया और हमें जो है वो प्रपोज किया, क्वांटिफाइबल वैल्यू एक उसने प्रपोज की, ठीक है। आउटकम हमारे पास क्वांटिफाइड वैल्यू थी, जिसने हमें हेल्प किया कि हम किस तरह से खुद को डिफ्रेंशिएट करें अपने कंपटीटर से। उसके साथ फिर हम आगे हमारी बात चलती रही और हमने फ्यूचर के अंदर हमने नेक्स्ट जो लेक्चर्स उनमें हमने इंटरनल असेसमेंट की बात की, हमने इंटरनल एनवायरनमेंट की स्क्रीनिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, हमने ये बात की कि जो हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस है, इंटरनल नेचर ऑफ बिजनेस है, वो हमारे पास किस तरह से हेल्पफुल है और किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है। फिर हमने जो इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, जिसने हमारे पास एक ओवरऑल व्यू हमारा चेंज कर दिया कि सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही आपके बिजनेस को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ बात की थी रिसोर्स बेस्ड व्यू की, कि रिसोर्स बेस्ड जो आपके पास व्यू है वो आपके बिजनेस को जो है वो हेल्प करता है और इम्प्रूव करता है, और जो रिसोर्स बेस्ड व्यू है वो इस चीज़ पर फोकस करता है आपके कि आपके जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कैपेबिलिटीज़ हैं, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो आप अपने इंटरनल फैक्टर्स को जो है वो इम्प्रूव करें, क्योंकि वो आपके हाथ में है। जो आपके पास चीज़ें आपके इन हैंड हैं उनको आप अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमें उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। हमें जो अपनी वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको अपनी स्ट्रेंथ के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। हमारी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होंगी, हमारी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ जो होंगी वो क्या होंगी, वो स्ट्रॉन्ग होंगी। हम जितने इंटरनली जो हैं स्ट्रॉन्ग होंगे, हम जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में लेने में उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। तो ये हमारे प्रीवियस लेक्चर कुछ रिकैप था। हम थोड़ा अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल पढ़ा जो हमारे पास था, बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड टेक्निक को हमने देखा कि हमारे पास कैफलन और नॉर्टन ने इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया। जो इस टेक्निक का बेसिक पर्पस था वो ये था कि आप अपनी स्ट्रेटजी जो है बिजनेस की उसको इनलाइन कर सकें विद योर विजन। इसका जो बेसिक हमारे पास जो बेनिफिट था कि ये हमारे पास एक मेजरमेंट टूल तो है ही है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल तो है ही है, लेकिन ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल भी आपके पास है, ठीक है, कि आप इस टूल को यूज़ करते हुए अपनी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एक बिजनेस स्कोर कार्ड का जो फ्रेमवर्क है, इसने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया आपके पास नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर को विद दैट ऑफ द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स, ठीक है, कि आप सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स को देखते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर सकते, बल्कि आपको जो है नॉन फाइनेंशियल मेजर्स जो हैं उनको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, ठीक। अब हम थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं कि बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड। इसकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, वेदर इट इज़ अ बिजनेस, वेदर इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या ये नॉन गवर्नमेंट के अदारा है, तमाम की तमाम जगहों पर इसकी एप्लीकेशंस आपके पास हैं। टू अलाइन बिजनेस एक्टिविटी टू द विजन एंड स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिक पर्पस है हमारे पास इसका कि हम अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको हम अलाइन करना चाहते हैं अपने विजन के साथ। विजन हमारे पास जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, हमारा फ्यूचर होता है। हम अपने फ्यूचर के लिए आज से स्ट्रेटजी बनाती हैं, हम जो है लॉन्ग टर्म अपने गोल सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। हमें तमाम चीज़ों को जो है इनलाइन करना पड़ता है, और ये तमाम चीज़ें इनलाइन होकर आपके पास किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, आपके
विजन के साथ। तो यहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड हमें हेल्प करता है कि वेदर हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हमारे उनकी स्ट्रेटजी है, वेदर दे आर इन लाइन विद योर विजन और नॉट। तो यहाँ पर हमें इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट अवेलेबल है। इम्प्रूव इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, हमारे पास जो इंटरनल कम्युनिकेशन है एज वेल एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विद योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, विद योर सप्लायर्स, ठीक है। R&D जो आपका R&D डिपार्टमेंट है उसका क्या रोल है, कस्टमर के साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, फिर कस्टमर की सर्विसेज जो आपके पास हैं वो आपके पास किस तरह से हैं, फिर आपकी वारंटी पॉलिसी आपके पास क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके प्रोडक्ट की, ये तमाम चीज़ें आपके पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इसको भी जो है वो बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो लिंक करता है और इम्प्रूव करता है। मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक गोल, हमने पहले बात की थी कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आपके पास क्या होते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में हमने ये बात की थी कि हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव्स, वो गोल्स जो कि आपके पास टॉप मैनेजमेंट जो है जो सेट करती है और डिसाइड करती है। इट ऑल्सो कम अंडर द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, आपके पास जो है यहाँ पर ये सारे के सारे जो गोल्स हैं आपके वो डिस्कस आपके पास होते हैं। तो उन जो गोल्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, उनको मॉनिटर करना, ठीक है, और उसको लिंक करना आपके पास ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के साथ, इसमें भी बैलेंस स्कोर कार्ड आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है। फिर हमने कहा था लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज, हमने 3 किस्म की स्ट्रेटजीज देखी थी। हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी था जो हमने कहा था कि टॉप मैनेजमेंट आपके पास जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर हमने कहा बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो किस तरह से एक्टिविटीज़ को लिंक करती है आपके पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को। और फिर हमने कहा था फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी कि जो आपके पास बिजनेस डिफरेंट यूनिट्स आपके पास हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो फंक्शंस हैं वो किस तरह इन लाइन हो आपके पास बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ और फिर किस तरह से लिंक हो आपके पास कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के साथ। तो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं अपने पास कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को। दिस स्ट्रेटजी सीक टू डिटरमिन व्हाट बिजनेसेस अ कंपनी शुड बी इन और वांट टू बी इन। ऑफ कोर्स फ्यूचर डायरेक्शंस आपके पास कि आप किस बिजनेस में हैं या आप किस बिजनेस में होना चाहते हैं। आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन चाहते हैं, ठीक है, आप डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी चाहते हैं, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, वेदर यू शुड वांट टू गो फॉर द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, वेदर यू वांट टू गो फॉर द वर्टिकल और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर देखनी है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिटरमिन द डायरेक्शन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग, ठीक है, आपको डायरेक्शन देती है, एक रोड मैप देती है, एक कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए सेट करती है, एंड रोल दैट ईच बिजनेस यूनिट इन ऑर्गेनाइजेशन विल प्लान इन परसुइंग दैट डायरेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास है कि जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी ने आपके पास एक डायरेक्शन सेट की है, ठीक है, वेदर ऑल द बिजनेस यूनिट, वेदर दे आर द बिजनेस लेवल, वेदर दे आर एट द फंक्शनल लेवल, वेदर दे आर फॉलोइंग दैट कोर्स ऑफ एक्शन और नॉट। जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है उसको सेट करने का मकसद ही यही होता है कि आप डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो अपने बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को और अपने फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के ऊपर आपके पास रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी आपके पास रिसोर्स एलोकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स, स्पेशलाइज्ड पर्सन, स्किल्ड लेबर, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अंदर जो हैं वो इनकलकेट की जाती हैं और कंसिडर की जाती हैं, और तमाम चीज़ों को ऊपर मैनेज करने के बाद जो है वो स्ट्रेटजी को जो है नीचे वाले लेवल पर तक जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। जबकि जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है ये जो है फोकस किस चीज़ पे करती है, दिस स्ट्रेटजी सीक्स टू डिटरमिन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड कम्पीट इन ईच ऑफ इट्स बिजनेसेस, वेदर यू आर इन सिंगल बिजनेस या आपके बहुत से बिजनेस हैं और डिफरेंट आपके जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स आपके पास हैं, आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है और एक से ज़्यादा मार्केट्स के अंदर जो है वो कम्पीट कर रही है। तो आपके पास जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है ये बताती है या ये डिटरमिन करती है कि वेदर मतलब कि यू आर कम्पीटिंग इन ऑल द बिजनेस एरियाज और नॉट। For a small organization in only one line of business or large organization that has not diversified into the different product or market, the business strategy typically overlap with the organization corporate strategy। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात को जो है फोकस किया गया है कि अगर आप डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप एक सिंगल बिजनेस के अंदर हैं, ठीक है, आप एक स्मॉल फर्म है या एक बड़ी फर्म है, अगर आप स्मॉल फर्म है और आपका एक ही प्रोडक्ट है और आप एक ही प्रोडक्ट के अंदर जो है एक्सेल कर रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट जो है आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या एक बड़ी फर्म है लेकिन वो एक ही प्रोडक्ट बना रही है, उसने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनाए, तो ऑफकोर्स वो स्मॉल बिजनेस यूनिट जो आपके पास एक प्रोडक्ट बना रहा था, यहाँ भी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है बट जो सेटअप है वो बड़ा है। तो इस किस्म की जो हमारे पास सेटअप होगा
जहाँ पे एक ही बिजनेस के अंदर और एक ही प्रोडक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है उसको जो है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी ही समझा जाता है। मोस्टली जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है, अगर आप डाइवर्सिफाइड बिजनेस के अंदर हों और आपके एक से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट आपके पास हों, तो वहाँ पर आपके पास बिजनेस के आप तमाम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए एक बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो कंसिडर करते हैं। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस विद मल्टीपल बिजनेसेस, however each division will have its own strategy that defines the product or services it will offer and customer it wants to reach। यहाँ पर अब बात वही की जा रही है कि हर बिजनेस की अपना कस्टमर है, अपनी रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज उसको अपने चाहिए, ठीक है। हर बिजनेस जो भी आप करने जा रहे हैं उसकी जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है उसके रॉ मटेरियल आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपके सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके तमाम चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो आप हर डिफरेंट बिजनेस को एक बिजनेस यूनिट के तौर पर ट्रीट करेंगे और उसके लिए आप एक अलग से जो है बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो बनाएंगे। बट एक चीज़ आपने देखनी है कि आपके डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं उन तमाम बिजनेसेस को आपने लिंक करना है, तमाम बिजनेसेस की जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी उसको आपने लिंक करना है विद योर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। तो हर बिजनेस की जो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी उसका लिंकेज विद कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमारे पास जो हमने बात की थी, हमने कहा था फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में हमने कहा था दैट दिस स्ट्रेटजी सीक्स टू डिटरमिन हाउ टू सपोर्ट द बिजनेस स्ट्रेटजी। ऑफ कोर्स functional level strategy is linked with the business level strategy and business level strategy provide support to the corporate level strategy। तो आपके पास तमाम चीज़ें जो हैं लिंक्ड हैं, लेकिन जो आपके पास corporate level strategy है वो आपके पास business level strategy और functional level strategy सबको आपके पास कवर करता है, जबकि functional level strategy support provide कर रहा होता है आपके पास business level strategy को सिर्फ। For organizations that have limited traditional functional departments such as manufacturing, marketing, human resource, research and development and the finance, these strategies need to support the business strategies। आपके जो different functional unit हैं, इसके आपके पास HR डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपको R&D डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट की अपनी एक फंक्शनल स्ट्रेटजी है, लेकिन वो तमाम की तमाम फंक्शनल स्ट्रेटजीज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हैं वो इंटरलिंक होती हैं, वो एक सिनर्जी का सोर्स बनती हैं और वो सपोर्ट करती हैं आपके पास बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को। तो हम आज के लेक्चर की बात करते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम जो है कवर करेंगे आपके पास टाइप्स ऑफ द स्ट्रेटजीज। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज आपके पास हैं वो हमारे पास हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, देन हम बात करेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, और फिर हम बात करेंगे आपके पास हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की। तो आपके पास ये 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। हम देखते हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में हम किस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। Forward integration involves gaining ownership or increased control over the distributors or retailers। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है, वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। आप ऑनरशिप गेन करना चाहते हैं या इंक्रीज्ड कंट्रोल। ऑनरशिप हमारे पास इंक्रीज्ड कंट्रोल भी होता है ओवर द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स। जो आपके फर्म्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो रिटेलर्स हैं, आप उनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ऑनरशिप हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स आपके अपने हों। तो इस तरह की स्ट्रेटजी को आप कहेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सेकेंड पॉइंट इज फ्रेंचाइजिंग इज एन इफेक्टिव मीन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। हमारे पास जो एग्जांपल यहाँ कोट की है वो हमारे पास एक है फ्रेंचाइजिंग, कि हमारे पास एक कंपनी है वो बेस कहीं और होती है लेकिन वो अपनी फ्रेंचाइजेज जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रोविंसेस में या डिफरेंट कंट्रीज में अपनी जो है फ्रेंचाइजेज ओपन कर देते हैं, ठीक है। दिस थिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कंट्रोल क्या कर रहे हैं वो अपने पास ही रख रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या की, आपने फ्रेंचाइज बना दी। जो भी कंट्री का मेंबर है वो चीज़ परचेज करना चाहता है तो वो क्या करता है, आपके पास फ्रेंचाइज में जाता है और आपके पास वहाँ से जो भी उन्हें सर्विसेज चाहिए वो वहाँ से कंट्रोल जो है वो ले लेता है, आपके पास सर्विसेज जो है वो ले लेता है। इसमें आपके पास ये रहता है फ्रेंचाइज में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये है कि जो बिज़नेस की प्राइवेसी है, जो बिज़नेस के इंटरनल सीक्रेट्स हैं वो आप ही के पास रहते हैं, ठीक है। जबकि मर्जर एंड एक्विजिशन में आपको जो अपने पार्टनर्स के साथ जो है वो शेयर करना पड़ता है, तमाम जो भी आपको फार्मूला है या मर्जर जो भी आप करते हैं उसके साथ आपको पता है। बट इन केस ऑफ फ्रेंचाइज जो है वो क्या होता है कि आपका कंट्रोल, जो आपकी एक ऑनरशिप है वो क्या रहती है, आपके पास ही रहती है।
एक और इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास अगर आप इंटरनेशनली किसी आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई आपके पास बिजनेस है और आपने क्या किया कि आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर बाहर का कोई है, यहाँ से आप प्रोडक्ट भेजते हैं, वो आगे से डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो व्हाई नॉट यू शुड ओपन योर फ्रेंचाइज देयर। आपका जितना भी यहाँ से प्रोडक्ट है वो आपके फ्रेंचाइज में जाए और फ्रेंचाइज जो है वो आगे क्या करे, उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दे जहाँ भी जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्रेंचाइजेस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जो है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करती हैं। हम थोड़ी इसकी और डिटेल्स देखते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल मर्जर, ठीक है, मर्जर वर्टिकल इंटीग्रेशन इन विच है सप्लायर एक्वायर अ मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरर एक्वायर अ डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे हमारे पास ये है कि वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात की जा रही है, जिसमें हमारे पास जो सप्लायर है वो एक्वायर करता है मैन्युफैक्चरर को, या मैन्युफैक्चरर एक्वायर कर लेता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। जो हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिजनेस एंगेज इन द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ईदर टू जनरेट अ हाई मार्जिन फ्रॉम अ की इनपुट, ठीक, विच इट्स ऑन और प्रोड्यूस और टू बेटर मार्केट इट्स ओन प्रोडक्ट और इंक्रीज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपके पास जो बिजनेस है वो इंगेज है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, तो उसका पर्पस आपके पास क्या होगा कि वो हाई रेवेन्यू जो है वो जनरेट करें। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होगा, ठीक है, कि यू आर नॉट अंडर द प्रेशर ऑफ सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो ऑफकोर्स आप जो है मार्केट के अंदर जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट जो है आपकी सेल होगी और आप अपने प्रोडक्ट को जो है उसकी कॉस्ट भी कम करवा सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनका इतना ज़्यादा कंट्रोल होता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ानी पड़ती है, जो वहाँ पर आपको उनको पे करना पड़ता है वो अपने प्रोडक्ट की आपके अंदर जो है कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जो फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट बताया गया हमारे पास, उसमें यही हमारे पास के प्रोडक्ट जो है अपना जो है एक आउटलेट जो है फ्रेंचाइज जो है वो ओपन कर लेता है किसी और कंट्री के अंदर और वहाँ पर जो है प्रोडक्ट की रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके हम अगर एग्जाम्पल देखें, इफ़ इंटेल एक्वायर्ड डेल, इंटेल एक कंपनी है, डेल भी हमारे पास कंप्यूटर कंपनी है। इट इज़ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बिकॉज इट इज़ एन एक्विजिशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरर बाय अ सप्लायर, ठीक है। इंटेल जो है वो आपके पास चिप्स प्रोसेसर जो है वो प्रोड्यूस करता है, डेल क्या करता है वो आपके पास सप्लाई करता है, ठीक है, लैपटॉप। अगर इंटेल डेल को एक्वायर कर लेता है तो आपने क्या किया कि जो एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने क्या किया, एक सप्लायर को क्या किया, उसने उसको एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आपका जो सप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैन्युफैक्चरर जो है इटसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ एक्ट एज अ सप्लायर। तो आपने एक जो है अपना जो चेन था वो उसको आपने ख़त्म किया और उसकी जो कॉस्ट थी उसको आपने जो है वो मिनिमाइज कर लिया। इफ़ डेल एक्वायर अ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर्स सच एज बेस्ट बाय, इट विल बी अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन टू since it is an acquisition of distributor by a manufacturer, ठीक है। डेल जो है अगर वो बेस्ट बाय का एक्वायर करता है, ठीक है, इफ डेल एक्वायर अ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज अ बेस्ट बाय, ठीक है, हमारे पास बेस्ट बाय कंप्यूटर का डिस्ट्रीब्यूटर, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन टू, क्योंकि आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर को आपने एक्वायर कर लिया, किसने, मैन्युफैक्चरर ने। डेल कंप्यूटर बनाता है, बेस्ट बाय क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर डेल क्या करता है, आपके पास बेस्ट बाय को एक्वायर कर लेता है, तो इट्स मीन के एक मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, एक एक्विजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर एक्वायर कर लिया। तो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं, मैंने आपसे पहले भी बात की कि हमारे पास गाइडलाइंस हमारे पास हम किस लिए देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन देखें कि करंटली वो किस पोजीशन में है और करंटली जो उनके बिजनेस प्रोसेस हैं वेदर वो सपोर्ट कर रहे हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे आपके पास बिजनेस प्रोसेसेस को। तो जो आपके पास गाइडलाइंस दी जाती हैं वो उनका मकसद यही होता है कि आप अपने करंट प्रोसेसेस को मैच करवाएं उन गाइडलाइन के साथ, ताकि आप भी जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या जो भी एक मार्केट शेयर गेन करने के जो रूल्स हैं उनको आप प्रॉपर फॉलो करके अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकें। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 6 गाइडलाइंस दी गई हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की, जो कि कंपनीज को देखनी चाहिए व्हाइल दे आर गोइंग फॉर द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन present distributors are especially expensive or unable or incapable of meeting firm distributor needs. Why forward integration is necessary? हमने पहले बात की कि firm want to gain ownership or they want to control over their distributors and suppliers. Why companies should go for the forward integration? Because of these reason. अगर organization के जो current
प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दे आर स्पेशली एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हों या अनरिलायबल हों, वो रिलायबल आपके पास ना हो, या अनकैपेबल ऑफ मीटिंग द फर्म डिस्ट्रीब्यूशन नीड, जो कम की फर्म्स की डिस्ट्रीब्यूशन की नीड्स हैं उनको वो फुलफिल ना कर रहे हों, तो फिर आप क्या करें, आप फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को जो है फोकस करें और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ आप जाएं। लेकिन अगर आपके करंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सपेंसिव नहीं हैं, ठीक है, वो सपोर्टिव हैं, कंपनी का जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर के साथ एक अच्छा ताल्लुक होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर आप हमेशा कंप्रोमाइजिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके सप्लायर्स ही हैं जो आपके प्रोडक्ट को जो है आपके कस्टमर तक, क्लाइंट तक जो है पहुँचाते हैं। अगर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स हैं वो अगर अच्छे तरीके से आपके प्रोडक्ट को जो है कंपनी तक पहुँचाएंगे, ठीक है, कंपनी तक पहुँचाएंगे, या आप कहें कि उनको जो है कंपनी तक रॉ मटेरियल पहुंचाएंगे या आपके कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, तो अभी ही आपके फर्म का जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो आप ज़रूर जाएं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के लिए। अगर आपके सप्लायर जो हैं वो कोऑपरेटिव नहीं हैं, कॉस्टली हैं, अनरिलायबल हैं, तो फिर आपको खुद जो है कंट्रोल लेना चाहिए ओनरशिप का और आप खुद डिस्ट्रीब्यूशन अपनी संभालें। व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर इज सो लिमिटेड एज टू ऑफर अ competitive advantage to those firm that integrate formal integration। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बट इतने ज़्यादा लिमिटेड है, इतने ज़्यादा कम है कि फर्म जो है वो कभी कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकती, ठीक, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जाना चाहिए। आपका ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो आउटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़ी हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो तमाम कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाएगा और आप शायद मार्केट जो है उसको अच्छी तरह से आपके प्रोडक्ट का पता भी ना हो, ठीक है, आप मार्केट एक्सेसिबिलिटी वो शायद आपके पास कम हो। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो कि आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटेड है और डिस्ट्रीब्यूटर्स कम है, इस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन खुद संभालनी होगी और आप क्या करें, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को जो है वो फोकस करें। अनदर पॉइंट जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव बोथ द कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स नीडेड टू मैनेज द न्यू बिजनेस। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, और आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा है, आपके पास ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल भी आपके पास मौजूद है, तो आपको जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ फोकस करना चाहिए। फिर आपको जो है सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल भी है, बजट भी आपके पास अच्छा है और आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी आपके पास जो है वो कैपेबल है। तो फिर आप जो है फोकस करें अपने पास फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को। व्हेन एडवांटेजेस ऑफ स्टेबल प्रोडक्शन आर पार्टिकुलरली हाई, जब आपके पास एडवांटेजेस जो हैं वो स्टेबल प्रोडक्शन के जो आपके पास आए हों, जिस भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं उसकी मार्केट डिमांड भी आपके पास हो, रॉ मटेरियल भी आपके पास जो है वो वाफर मिकदार में हो, ठीक है, और लॉन्ग टर्म्स के अंदर जो है आपके पास कॉस्ट बढ़ने के चांसेस भी नज़र आपको ना आते हों, तो इस केस के अंदर जो है लॉन्गर मार्केट जो है एरिया कवर करने के लिए या एक कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो एक अच्छा सोल्यूशन है। व्हेन प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैव हाई प्रॉफिट मार्जिन, इस पॉइंट को हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटर है उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा है बट वो प्रॉफिट ज़्यादा ले रहा है आपके पास, तो इस केस में आपको जो प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट है, आपका अपना जो प्रॉफिट है वो आपके पास वहाँ पर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को तो आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके ऊपर तो आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल आपके पास वहाँ पर कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है। तो इस केस में कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंसिव हो और उसकी वजह से आपके ओवरऑल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही हो और आपका अपना प्रॉफिट भी कम हो रहा हो, तो इस केस में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज़ अ गुड स्ट्रेटजी। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आज हमने तीन जो है वो इंटीग्रेशन को देखना है, हमारे पास फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, ठीक है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, तो हम इनको वन बाय वन देखा। हमने अभी देखा हमारे पास जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन थी, उस इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास जो है हम कंट्रोल करना चाह रहे थे अपने सप्लायर्स के ऊपर, हम ओनरशिप लेना चाह रहे थे सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन का, और हम खुद जो है वो करना चाह रहे थे, ठीक। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज स्ट्रेटजी ऑफ सीकिंग ओनरशिप और इंक्रीज कंट्रोल ऑफ फ्रॉम सप्लायर।
यहाँ पर हम सप्लायर्स के ऊपर हमारा फोकस है कि हम सप्लायर्स का जो है ओनरशिप जो है उसको जो हम है उसको हम गेन करना चाहते हैं। व्हाट आर द रीजंस, उसको हम देखते हैं। दिस स्ट्रेटजी कैन बी स्पेशली अप्रोप्रिएट व्हेन अ फर्म करंट सप्लायर्स आर अनरिलायबल, टू कॉस्टली और कैन नॉट मीट द फर्म नीड्स। अगर सप्लायर्स नहीं हैं, कॉस्टली हैं बहुत ज़्यादा, अनरिलायबल है और आपके फर्म्स के नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, तो उस केस में बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज अ गुड स्ट्रेटजी। सम इंडस्ट्रीज इन यूनाइटेड स्टेट्स सच एज ऑटोमेटिव हमारे पास हैं एंड एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज आर रिड्यूसिंग देयर हिस्टोरिक परस्यूट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इंस्टेड ऑफ ओनिंग देयर सप्लायर्स, कंपनीज नेगोशिएट विद डिफरेंट आउटसाइड सप्लायर्स। इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी। हमारे पास जो है जो हमारे पास ऑटोमेटिव इंडस्ट्री हमारे पास है, ये एल्युमिनियम जो हमारे पास इंडस्ट्री है, ठीक है, वो बैकवर्ड इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो फोकस उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने पास अपने सप्लायर्स को ऑन करने के बजाय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नेगोशिएट करने शुरू कर दिया विद सेवरल आउटसाइड सप्लायर्स हमारे पास जो हैं। मोस्ट ऑफ द आज हमारे पास आजकल के हमारे पास टाइम में ऐसे हमारे पास आपको इवन कोरियर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे कि पोस्टल कोरियर के अलावा हमारे पास और भी बहुत से कोरियर सर्विसेज हैं। सब्स्टिट्यूट आपके पास हैं इतना कि आप एक से नहीं भेजते तो आप किसी और से भिजवा दें, ठीक है। तो अगर एक कंपनी के जो अपने सप्लायर्स हैं अगर वो सपोर्टिव ना हो और अनरिलायबल हो, तो उस केस के अंदर आपके पास जो है बाहर के सप्लायर से रब्ता करना और अपने प्रोडक्ट को सप्लायर से रब्ता करना ज़्यादा आसान है। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज जो हैं करती भी आपके पास हैं कि अगर आपको दूसरे सप्लायर्स जो हैं वो आपको सप्लाई कर रहे हैं आपका रॉ मटेरियल और वो आपको चीप पड़ रहा है बनिस्बत के इनसे, तो वो आपके पास जो है जो आपके कंपनी के अपने जो सप्लायर्स हैं या जो आपके कंट्री के अपने सप्लायर्स हैं वो आपको एक्सपेंसिव दे रहे हैं, लेकिन जो बाहर से जो सप्लायर है वो आपको रॉ मटेरियल अच्छा दे रहे हैं, तो उस केस में जो है आप शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स द बैकवर्ड इंटीग्रेशन और आप अपने सप्लायर को छोड़ के उन सप्लायर की तरफ जाएंगे, फोकस करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल सस्ता है और लेबर चीप है, तो आपके पास जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, स्विच कर जाती है उन कंट्रीज़ की तरफ, ठीक है। कंट्रीज़ अपना वहाँ पर आउटलेट खोल लेती है, अपना एक नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाती है, ठीक है, और रॉ मटेरियल जितना पास आपके पास होगा आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी, लेबर आपके पास चीप है, तो आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी और जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपके पास डिक्रीज़ होगी और फॉर श्योर आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ होगा। जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है, आउटसोर्सिंग वेयर बाय कंपनीज यूज आउटसाइड सप्लायर्स, शॉप अराउंड, प्ले वन सेलर against another and go with the best deal is becoming widely practice। आउटसोर्स कर देना, आप खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते, आप क्या करते हैं उस पार्ट को उस कंपोनेंट को आउटसोर्स करते हैं, आप उसको बाहर से बनवा लेते हैं, ठीक है। दैट थिंग इज ऑल्सो कम अंडर द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसके हम एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं कि हमारे पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स हैं। अ क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर मे परचेज वन ऑफ इट्स सप्लायर्स ऑफ फैब्रिक टू लेसन द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर देखें कि आपने क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल आपको जो है वो फैब्रिक्स चाहिए डिफरेंट, और आप एक गारमेंट्स के बिजनेस में हैं, वो फैब्रिक्स जो आपके पास सप्लायर है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप परचेज कर लेते हैं, ठीक है। उसको एक सप्लायर को आप परचेज करते हैं, उससे आपके पास क्या होगा कि वो इंडस्ट्री भी आपकी इंडस्ट्री की क्या हो जाएगी, पार्ट बन जाएगी। जब ऐसा होगा कि आपके पास सप्लायर को ही आपने क्या किया, उसको आपने एक्वायर कर लिया, सप्लायर को आपने परचेज कर लिया, तो अब आपके पास जो कॉस्ट है जो आप सप्लायर को पहले पे करते थे कि वो आपको आपकी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, अब वो आपके बिजनेस का पार्ट है, तो उससे आपके पास जो ओवरऑल कॉस्ट होगी रॉ मटेरियल की आपके पास वो भी कम होगी और सप्लायर की कॉस्ट तो ऑलरेडी आपके पास से डिटेक्ट होगी, क्योंकि अब आप खुद जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी सप्लाईज को, ये आपके इंटरनल बिजनेस का एक पार्ट बन चुका है। अब बैंक विच सेल इंश्योरेंस बाइंग एन इंश्योरेंस कंपनी एंड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्वायर सम ऑटो एक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक बैंक जो है जो इंश्योरेंस सेल करता है वो क्या करता है कि इंश्योरेंस कंपनी को ही बाय कर लेता है। आप ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में हैं और आप क्या करते हैं कि स्पेयर पार्ट्स बाहर से किसी और कंपनी से लेते हैं। अब आपने क्या किया, आपने स्पेयर पार्ट कंपनी के उसको आपने परचेज कर लिया, तो ये हमारे पास एग्जांपल है बैकवर्ड इंटीग्रेशन की। अ टेलीकॉम फर्म बाय मोबाइल हैंडसेट फर्म, आपके पास एक टेलीकॉम फर्म है, वो आपके पास क्या करती है कि मोबाइल के जो हैंडसेट हैं उनकी फर्म को क्या करती है, बाय कर लेती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं हमारे पास कि आप मोबाइल आप
टेलीकॉम में जाएं तो आपके पास पैकेजेस होते हैं डिफरेंट, ठीक है, कि आपके पास अगर आप ये वाला सिम लेते हैं, ये कनेक्शन लेते हैं, तो आपके पास ये हैंडसेट जो है ये भी आपको जो है साथ होगा, ठीक है। मोस्टली तो वो कंपनीज बाय नहीं करती बल्कि डील कर लेती हैं कि हमारे कस्टमर जो हैं वो आपका सेट जो है वो यूज़ करेंगे और इस सेट के लिए हमारे उनको ऑलरेडी वो कॉस्ट भी कम पड़ती है। उस सेट की, उस प्रोडक्ट की कंपनी जो सेलुलर कंपनी है उसका जो सेल है वो आपके पास सेल हो रहा होता है, कस्टमर जो उसके पास लॉयल्टी वो बढ़ रही होती है, मार्केट शेयर उनके पास इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ क्या होता है कि दूसरी कंपनी को भी आपके पास बेनिफिट होता है। अब बुक सेलर who sells books acquire book publisher company, अगेन एक पब्लिशर कंपनी है और एक बुक सेलर है। बुक सेलर क्या करता है कि पब्लिशर कंपनी करता है वो परचेज कर लेता है, तो ऑलरेडी आपने सप्लायर को अपना पार्ट बना लिया। these are all the examples of the backward integration. However, backward integration mean that the policy of a company with the help of which it tries to protect raw material for its product by buying or merging with the company which is delivering the raw material. असल में जो भी कंपनीज हैं वो अपने इंटरेस्ट को जो है प्रोडक्ट कर रही, अपने इंटरेस्ट को जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं और आपका रॉ मटेरियल जो है उसका सप्लायर है कोई, आपका सप्लायर अगर आपसे जो है वो प्रॉपर्ली डील नहीं करता या आपका सप्लायर जो है वो रिलायबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको रॉ मटेरियल की जो प्रोविजन है आपके प्रोडक्ट के लिए वो प्रॉपर शायद सप्लाई ना हो, तो वो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग चेन है उसको जो है वो इफेक्ट कर सकता है। तो इस केस में तभी अच्छा होता है कि आपके अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कि आप उस सप्लायर को ही क्या करते हो, उसको आप परचेज कर लेते हो, ठीक है। तो वो जो सप्लायर है उसको परचेज करने का जो आपका मकसद है वो यही होता है कि आप अपने जो रॉ मटेरियल है उसकी जो आपके पास अवेलेबिलिटी है उसको आप इंश्योर कर सको। मोस्ट ऑफ द टाइम सप्लायर जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं आपके बिजनेस को कि रॉ मटेरियल नहीं भेजा या आपके पास कोई और चीज़ है, कंपोनेंट्स ऐसे वो नहीं दी भी हैं तो आपको एक्सपेंसिव दी हैं, ठीक है, या उनकी क्वालिटी के अंदर आपको प्रॉब्लम नजर आया, तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि सप्लायर जो है वो आपके बिजनेस के ऊपर कंट्रोल ले रहे होते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि आपने बिजनेस का कंट्रोल जो है उनको नहीं देना, बल्कि आपने क्या करना है कि आप सप्लायर्स को ही क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपके पास जो होगी वो आपके पास क्या होगा कि आप अपने बिजनेस का कंट्रोल जो है खुद ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसी तरह से देखें कि आपके पास एक कंपनी है, उसने क्या किया कि अपने सप्लायर को ही परचेज कर लिया। उसका मकसद क्या था परचेज करने का कि आपके पास जो रॉ मटेरियल की प्रोविजन है वो आपके पास क्या हो, ऑन टाइम जो है वो आपके पास क्या हो, वो आपको सप्लाई हो सके। तो जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं जो हमारे बैकवर्ड इंटीग्रेशन को सपोर्ट करती हैं, हम उनको देखेंगे किस वक्त आपको इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन को। तो हम देखते हैं हमारे पास व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट सप्लायर्स आर स्पेशली एक्सपेंसिव और अनरिलायबल और इनकैपेबल ऑफ मीटिंग द फर्म नीड्स फॉर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, असेंबलीज एंड रॉ मटेरियल। इस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि आपको खुद जो है वो कुछ बंदोबस्त करना चाहिए और अपने सप्लायर से जो है वो जान छुड़ानी चाहिए। तो आप उसे परचेज कर लें और जो लिंकेजेस उसके हैं उनको आप यूज़ करते हुए अपने जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, जो पार्ट्स की, जो कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी, उनको आप इंश्योर करें ताकि जो आपका अपना बिजनेस प्रोसेस है जो कि डिपेंडेंट है उस रॉ मटेरियल के ऊपर, वो आपके पास जो है वो डिस्टर्ब ना हो। फॉर एग्जांपल आप फैब्रिक इंडस्ट्री ले लें, फैब्रिक इंडस्ट्री में अगर आपके पास जो है आपको जो धागे आपको ना मिलें, ठीक है, या जो गारमेंट्स आपको चाहिए वो आपको ना मिलें, तो आपका बिजनेस स्टक हो गया। तो आप रॉ मटेरियल की वजह से अपने बिजनेस को स्टक ना करें, बल्कि आप क्या करें, यू गो फॉर द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यू टेक कंट्रोल ऑफ योर सप्लायर्स और अपने जो रॉ मटेरियल की जो प्रोविजन है उसको जो है आप क्या करें, इंश्योर करें। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या, व्हेन द नंबर ऑफ सप्लायर्स इज स्मॉल एंड द नंबर ऑफ कंपटीटर्स इज लार्ज। सप्लायर कम होंगे और कंपटीटर आपके पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब इस केस में जो है सिचुएशन फेवरेबल नजर आती है किसके लिए, सप्लायर्स के लिए कि सप्लायर्स, कंपटीटर्स आपके पास ज़्यादा हैं, सप्लायर्स आपके पास क्या हैं, कम हैं। इस केस में क्या आपके पास होगा अब कि कंपटीटर्स जो हैं वो शायद एक्स्ट्रा पैसे देकर या मतलब कि सप्लायर्स उन्हीं को सप्लाई करेगा जो उनको टाइमली पेमेंट करे या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे। तो इस केस में जो है वो सप्लायर अपना कंट्रोल ज़रूर दिखाएगा क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट की जो है रॉ मटेरियल जो उसका है, जो उसका प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है क्योंकि कंपटीशन जो है मार्केट में ज़्यादा है। तो वो अपनी मनमानी करेगा, अपने रेट्स लगाएगा
जो कि फर्म को जो है इफेक्ट करेगा, फर्म के प्रॉफिट को, ठीक है। रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो ऑफ कोर्स आपका एंड प्रोडक्ट वो भी आपके पास एक्सपेंसिव बनेगा, तो इस केस के अंदर आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरह का अगर आपके पास केस हो कि आपके पास कंपटीशन ज़्यादा हो और सप्लायर्स कम हो, तो फिर कंपनी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हुए खुद जो है वो सप्लायर का जो है कंट्रोल ले लेना चाहिए और अपना जो रॉ मटेरियल बंदोबस्त है उसे खुद करना चाहिए बनिस्बत के दे शुड डिपेंड ऑन द सप्लायर्स। जो तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन एनी ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट इन एन इंडस्ट्री दैट इज ग्रोइंग रैपिडली। अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं कि जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का बिजनेस एक टाइम के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर, कंप्यूटर अवेलेबल नहीं थे लेकिन उनकी डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ऐसा बिजनेस अगर आपके पास है कि आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और वो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आपके पास क्या कर रही है, वो ग्रो कर रही है, तो इस केस के अंदर भी आपके पास क्या होगा कि आपका सप्लायर जो है वो कंट्रोल आपका ले लेगा, ठीक है, कि वो आपको सप्लाई ही नहीं करेगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, पर जो सप्लाई है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास बहुत ज़्यादा कम है। तो इस तरह की सिचुएशन में भी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है आपके बिजनेस की कि प्रोडक्ट हमारा जो है अगर हम तेज़ी से ग्रो करते हैं तो हम जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में ले सकते हैं। तो उस कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए फिर आपको आउटसाइड जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको सप्लायर्स का कंट्रोल खुद लेना चाहिए। आप खुद जो है वो सप्लायर जो है खुद आप बने और उसका जो सप्लायर का जो रोल है वो आप खुद प्ले करें और अपने जो फर्म को है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में हेल्प करें। अनदर हमारे पास केस है जो हमारे पास है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव बोथ कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू मैनेज द न्यू बिजनेस ऑफ सप्लाइंग इट्स ओन रॉ मटेरियल। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हैं और आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आपको देन मतलब कि सप्लायर्स की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपको अपना खुद सेटअप जो है वो बनाना चाहिए, ठीक है, और अपना सप्लाई रॉ मटेरियल का जो सेटअप है उसको आप खुद मैनेज करें। जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, जो फिफ्थ गाइडलाइन हमारे पास है, व्हेन द एडवांटेजेस ऑफ स्टेबल प्राइसेस आर पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। और अगर आपके पास आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे आप प्राइसेस जो हैं आपको स्टेबल रखनी है, आप प्राइसेस को जो है वो अप डाउन नहीं कर सकते, प्राइसेस आपके कंट्रोल में नहीं है बल्कि गवर्नमेंट ने आपको कंट्रोल किया हुआ कि आप इसकी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो है आपका अगर रॉ मटेरियल आपको एक्सपेंसिव मिलेगा और सप्लायर का कंट्रोल आपके ऊपर ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स इस प्राइस का जो है आपके लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और आप अपना बिजनेस लॉस में करेंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आपके पास प्राइसेस को स्टेबल रखने का इशू है तो उस केस के अंदर जो है आप अपना जो सप्लाई का नेटवर्क है वो रॉ मटेरियल सप्लाई का नेटवर्क उससे आप खुद मैनेज करें ताकि आप अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट को एटलीस्ट कम करें ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसे स्टेबल रखा जा सके। जो हमारे पास सिक्स्थ गाइडलाइन है वो हमारे पास है, व्हेन द प्रेजेंट सप्लायर हैव हाई प्रॉफिट मार्जिन, तब भी आप ना लें। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू क्विकली एक्वायर नीडेड रिसोर्सेज, जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करना चाह रही है तो और जल्दी कंट्रोल करना चाह रही है और अर्जेंसी में है ऑर्गेनाइजेशन, तो इस केस के अंदर भी आपको जो है वो सप्लायर्स जो हैं वो अपने रखने पड़ेंगे, सप्लाई का नेटवर्क आपको खुद संभालना पड़ेगा। तो हमने दो अब तक केसेस पढ़े, हमने दो किस्म की इंटीग्रेशंस को देखा। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल था फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कि वी वांट टू कंट्रोल आवर सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जबकि हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में देखा तो हमने कहा कि हम जो हैं अपने जो सप्लायर्स हैं जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उनको जो है उनके ऊपर हम अपना जो कंट्रोल है उसको जो हम बढ़ाना चाहते हैं। जो हमारे पास थर्ड स्ट्रेटजी है वो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये हमारे पास बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज हैं, हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को देखते हैं। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन रेफर टू अ स्ट्रेटजी ऑफ सीकिंग ओनरशिप और ऑफ इंक्रीज कंट्रोल ओवर फ्रॉम कंपटीटर्स। आप जो फर्म के कंपटीटर्स हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, कंपटीशन होगा तो आपके जो प्रोडक्ट क्वालिटी होगी और आप एक्टिव रहेंगे, लेजीनेस आप नहीं रहे, लेजीनेस का फैक्टर आपकी फर्म से जो ख़त्म हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट टुडे इज़ टू इंक्रीज यूज ऑफ द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एज अ ग्रोथ स्ट्रेटजी, और बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रेटजी आपके पास, ठीक है। कंपनीज जो हैं वो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करती हैं। आपके पास एक एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, मर्जर है, एक्विजिशन है, या तो आप देखते हैं कि एक कंपनी है वो बिज़नेस कर रही है और उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ठीक है। आपका बिज़नेस शायद अच्छा नहीं चल रहा तो आप क्या करते हैं, आप मर्जर करते हैं
उस बिज़नेस के साथ जो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, तो आपका भी क्या होता है, आपका ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ना शुरू हो गया। आप एक्वायर कर लेते हैं, आप क्या करते हैं कि आपके पास आप फाइनेंशियल स्टेबल हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप दूसरे बिज़नेस को एक्वायर कर लेते हैं, उस बिज़नेस को टोटली आप ख़रीद लेते हैं। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपकी कंपनी जो है वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट देने लगती है। तो ये हमारे पास एक अच्छी चीज़ है कि आप फर्म के कंपटीटर्स जो आपके पास हैं उनके ऊपर आप कंट्रोल लें, बट ये तभी हो सकेगा जब आपका अपना प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होगा, उसका मार्केट में नाम होगा, या फिर आप ये कहेंगे आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हों कि आप उस पूरे की पूरी कंपनी को क्या करें, उसको आप एक्वायर कर लें, ब्रांड नेम भी आप उसको एक्वायर कर लें, या फिर मर्जर कर लें आप, कि आपके पास मर्जर का एक और फ़ायदा आपके पास ये है कि कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं कि हर कंपनी के पास सारी की सारी स्किल्स अवेलेबल आपके पास नहीं होती, जबकि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें किसी दूसरी कंपनी का कोई कंपोनेंट भी आपके पास यूज़ हो रहा है, और आप अगर उस कंपनी के साथ मर्जर कर लें तो वो जो प्रोडक्ट का कंपोनेंट जो दूसरी कंपनी का आप ले रहे हैं वो अब ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें हमारे पास सोनी एरिक्सन, सोनी हमारे पास क्या था कि हमारे पास कैमरा फोटोग्राफिक हमारे पास ज़्यादा थे, टीवी बनाते थे, ठीक है, बट इनका ज़्यादा तो काम था वो हमारे पास सिनेमेटोग्राफी की तरफ ज़्यादा था, फोटोग्राफी की तरफ ज़्यादा था। एरिक्सन हमारे पास क्या था, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी आपके पास, ठीक है। तो सोनी एरिक्सन का जो मर्जर हुआ तो उसमें हमारे पास ये था कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास कैमरा की इनपुट आपके पास आई कि हम मोबाइल के अंदर जो है वो कैमरा भी हम जो है वो क्या करेंगे, हमारे पास वो भी एक इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट जो है मार्केट में आपके पास आएगा, ठीक है। अब तो खैर वो कंपनी ऐसा ऐसा जो है ऑब्सोलीट होती जा रही, सोनी एरिक्सन के प्रोडक्ट जो हैं या मोबाइल इतने अच्छे नहीं आ रहे। अब तो एप्पल, सैमसंग, आपके पास HTC है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर खासकर आपके क्यू मोबाइल, तो एक बिल्कुल ही आपके पास मार्केट सिचुएशन ही बदल के रहेगी। बट कंपनीज मर्जर करने का मकसद यही होता है कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो दूसरी कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलके एक और अच्छा हमारे पास क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट आपके पास बनाएंगी। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को देख रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है मर्जर एक्विजिशन, टेकिंग over among competitors allow for increased economies of scale and enhanced transfer of resources and competencies। of course आपकी competencies हैं, दूसरी फर्म की competencies हैं, जब दोनों मर्ज होती हैं तो competencies आपस में क्या होती हैं, वो शेयर होने शुरू होते हैं। ना सिर्फ competencies आपके पास शेयर होती हैं बल्कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो भी शेयर होने लग जाते हैं। जब रिसोर्सेज शेयर होंगे तो आपके पास जो होगी ओवरऑल जो प्रोसेस की कॉस्ट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास कम हो जाएंगी। और एक और जो एडवांटेज आपके पास हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने कहा था कि हम मैस प्रोडक्शन करते हैं और उस मैस प्रोडक्शन में आपके पास क्या होता है कि आपके पास ओवरऑल जो प्रोडक्ट की प्राइस है, आपके पास जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास कम हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के हमने कुछ बेनिफिट्स देखे। पर्पस जो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का, द पर्पस ऑफ द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज टू ग्रो द कंपनी इन साइज। आप अपनी कंपनी का जो साइज है, जो कंपनी की ग्रोथ है, उस पर आपका ज़्यादा फोकस है। इंक्रीज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन देना चाहते हैं। एंड थर्ड, अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिड्यूस कंपटीशन एंड असेस न्यू मार्केट्स। इसके बेनिफिट्स देखिए कितने ज़्यादा इसके आपके पास बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट को हम देखते हैं इंक्रीज इन साइज़, कि आप अपनी कंपनी का जो है वो साइज़ जो है उसे आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, ठीक है। आप जो है ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हो कि आप अपनी कंपनी को जो है साइज़ लार्ज स्मॉल कंपनी से आप उसे एक बड़ी कंपनी जो है बनाना चाहते हो। इट्स मीन के आप एक बड़े मार्केट जो है उसको टारगेट किया हुआ आपने, या आप एक बड़े मार्केट शेयर के जो है वो तलाश में है। सेकेंड है इंक्रीज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास जब दो कंपनीज आपस में मिलती हैं, whether they go for the merger or acquisition, तो हमारे पास competencies के साथ साथ जो resources हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, वो भी आपके पास shared होते हैं, ठीक है। अब आपके पास competencies का बढ़ना, resources का बढ़ना, of course it leads towards the मतलब कि increased size, तो आपके पास जो है इंक्रीज ग्रोथ, आपके पास जो ग्रोथ है असल में आपके पास वही बढ़ रही होती है। तो आपके पास प्रोडक्ट भी डिफ्रेंशिएट होता है। वो किस तरह से, एक कॉम्पिटेंसी आपके पास मिली, दूसरी कॉम्पिटेंसी आपके पास मिली, दोनों कॉम्पिटेंसी मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो ऑफ कोर्स अब नए प्रोडक्ट के अंदर आपके पास दोनों कंपनीज के एट्रीब्यूट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मर्जर के केस में, एक्विजिशन के केस में, तो इस केस में आपके पास प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन आपके पास आ। जब इस केस में आपके पास प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन आपके पास आई, तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये आपको हेल्प करेगी एक कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने का मार्केट के अंदर। अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपके पास जब दो कंपनीज के रिसोर्सेज मिलेंगे, कंपिटेंसीज मिलेंगी, तो कॉस्ट आपके पास कम होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे आप, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अचीव करेंगे। रिड्यूस कंपटीशन, आपके पास जब दूसरा कंपिटिटर था उसके साथ जब आपने मर्जर कर लिया या एक्विजिशन कर लिया, तो आपने
उस लाइन के अंदर आपने अपना कंपटीटर जो है वो एक कम कर लिया। अब दो कंपटीटर्स मिलके एक चीज़ बन चुकी है, तो जो प्रॉफिट है वो दोनों का वो बढ़ जाएगा। और इस ऐसा न्यू मार्केट या आप एक नई मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, वहाँ जो ऑलरेडी कंपनी है उसके कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ कम्पिटेंसीज़ हैं, तो आपके पास जो कम्पिटेंसीज़ हैं वो जब जाके उनके साथ मिलेंगी तो इन केस ऑफ मर्जर आपके पास क्या होगा कि आप नई मार्केट के अंदर अपना नया प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपके पास होगी और आप जो है वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। जो हमारे पास एक और पॉइंट हमारे पास है, when many firms pursue this strategy in the same industry, it leads towards the industry consolidation, oligopoly और even a monopoly। जब आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के साथ मर्जर करेंगे या आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, दो ऐसी कंपनीज आपस में मर्जर करती हैं या एक दूसरे को एक्वायर करती हैं कि जो सेम ही इंडस्ट्री के आपके पास हों, तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि आप जो हैं या तो ओलिगोपोली की तरफ जाएंगे या फिर आपके पास मोनोपोली होगी कि उस जैसा प्रोडक्ट दूसरा है ही नहीं, क्योंकि आपने दो बड़ी कंपनियों ने मिलकर मर्जर कर लिया। तो आप बड़ी कंपनीज थी, आप ही वो दोनों मार्केट की बड़े जो कंपनियां थी जिन्होंने बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया था, जब दो बड़ी कंपनीज आपस में मिल गई तो अब आपके पास शायद जो है वो क्या करे कि लीड्स टुवर्ड द मोनोपोली, कि आपके प्रोडक्ट की जो है वो क्या हो, मोनोपोली हो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड भी ज़्यादा थी, आपकी मार्केट के जो कस्टमर्स थे वो भी ज़्यादा थे। अब कस्टमर्स का आपके पास ज़्यादा होना और दो कंपनीज मिली तो उन दो कस्टमर्स जो हैं वो लेकर आई आपके पास, एक कंपनी ने मर्जर किया दूसरी कंपनी के साथ, तो जो दूसरी कंपनी के कस्टमर्स थे वो भी अब आपके पास क्या हो गए, कस्टमर आपके पास बन गए। तो आपके पास जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कैन अकर इन द फॉर्म ऑफ मर्जर, एक्विजिशन और hostile takeovers. Merger is the joining of the two similar sizes independent companies to make one joint entity, while an acquisition is the purchase of another company. Hostile takeover is the acquisition of the company which does not want to be acquired. Acquisition of the company which does not want to be acquired. ठीक है, जो नहीं चाहती बट आप उसे टेक ओवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मर्जर की डेफिनेशन आपको मिली, एक्विजिशन की डेफिनेशन आपके पास मिली और हॉस्टाइल टेक ओवर की आपको डेफिनेशन मिली। इफेक्टिवनेस ऑफ दी, अच्छा जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है इसकी इफेक्टिवनेस जो हमारे पास है वो क्या है, उसे हम देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट इन द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। अगर आप मर्जर के लिए जाते हैं, एक्विजिशन के लिए जाते हैं, तो दो बड़ी कंपनीज का मर्ज होना, छोटी कंपनीज का मर्ज होना, कैपेबिलिटीज़ का मिलना, रिसोर्सेज का बढ़ना, ये हेल्प करता है कंपनीज की कि वो compete कर सकें इन द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जो है दो कंपनीज मिल के जो है वो compete करती हैं। जब एक हमारे पास बंदा होता है वो एक होता है, जब 1+1 हमारे पास होता है तो वो 11 बन जाते हैं। ठीक है, दो कंपनीज की कॉम्पिटेंसीज का मिलना, रिसोर्सेज का मिलना, आपके पास माइंड्स का मिलना, नॉलेज का शेयरिंग होना, वो जब दोनों आपस में शेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स आप ग्रोइंग मार्केट के अंदर अच्छी तरह से जो है compete कर सकेंगे। कंपटीटर्स लैक ऑफ सम कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, कंपटीटर्स शायद किसी कॉम्पिटेंसीज के उनके पास कम हो, रिसोर्सेज कम हो, कैपेबिलिटीज़ कम हो, तो वो मर्जर या एक्विजिशन केस में आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाती है। स्किल्स और रिसोर्सेज दैट कंपनी ऑलरेडी प्रोसेसेस, ठीक है, अगर वो उसमें लैक करता है तो कंपनी जिसमें ऑलरेडी कम थी तो अब आपके पास HI आपके लिए हेल्पफुल होगा। HI वुड लीड्स टू अ मोनोपोली दैट इज़ अलाउड बाय अ गवर्नमेंट। HI आपके पास जो है वो जब दो बड़ी कंपनीज जो कि बड़े मार्केट शेयर कैप्चर करते वो जब मिलेंगी तो वो ऑफ कोर्स मिल के मोनोपोली की तरफ जाएंगी। दैट इज़ अलाउड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर गवर्नमेंट अलाउ करती है मोनोपोली के लिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट। आपके पास जापानीज जो थी प्रोडक्शन, चाइनीज़ जो प्रोडक्शन है वो मोस्टली जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की उसके ऊपर काम करते हैं और उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। तो HI जो है ये सपोर्ट करती है आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने में भी हेल्पफुल होती है कंपनीज को। द ऑर्गेनाइजेशन हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू मैनेज मर्जर एंड एक्विजिशन। अगर कंपनी के पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, नॉलेज है, आइडियाज़ हैं, तो फिर मर्जर एंड एक्विजिशन जो है वो एक इफ़ेक्टिव टूल है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के थ्रू आप इसको देख सकते हैं।
जो आपके पास एडवांटेजेस आपके पास हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को, इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देन हम कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस में जो हमारे पास पहली चीज़ है वो हमारे पास है लोअर कॉस्ट। द रिजल्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज वन लार्जर कंपनी which produces more services and product. The higher output leads to greater economies of scale and higher efficiency. यहाँ पर यही बात की जा रही है आपके पास कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, ठीक है, एक बड़ी कंपनी जब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को अडॉप्ट करती है और वो मर्जर या एक्विजिशन के थ्रू और कंपनियों को अपने साथ जो है वो जॉइंट वेंचर में ले आती है, ठीक है, ये मर्ज कर लेती है आपके पास या उसको एक्वायर कर लेती है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, आपने और रिसोर्सेज और स्किल और नॉलेज आपने दूसरी कंपनी के मर्जर या एक्विजिशन से आपने गेन किया, तो अब आपने क्या किया कि आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो फैक्टर था उसको आपने अचीव किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग अपनी ज़्यादा कर दी। जब आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपके पास जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज डिफरेंशिएशन। द कंबाइंड कंपनी कैन ऑफर मोर प्रोडक्ट और सर्विसेज फीचर। ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन जो आपके पास है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपका प्रोडक्ट जो है उसकी यूनिक कैपेबिलिटीज़ हो, यूनिक प्रॉपर्टीज़ हो, वो आपके दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट नज़र आए, तो वो आपके पास किस केस में होगा, वो आपके पास इसी केस में होगा कि जब आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के अंदर जाएंगे। कंपनीज के अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं, नॉलेज होता है, लेकिन वो एक तरह का नॉलेज होता है और वो एक किस्म के प्रोडक्ट में जो है कंपनी जो है स्पेशलाइज्ड होती है। जब दो कंपनीज मिलती हैं तो दो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन मिलकर जब नॉलेज शेयरिंग सेशन होते हैं, रिसोर्सेज शेयर होती हैं, कैपेबिलिटीज शेयर होती हैं, तो दोनों जो आपके पास स्पेशलाइजेशंस हैं वो मिलके एक नया प्रोडक्ट जो है वो आपके पास देती हैं और वो प्रोडक्ट वाकई ही डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है जो पहले आपके पास मार्केट के अंदर अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनसे। तो इस केस के अंदर भी आपके पास क्या है कि आप जो है इंक्रीज करें डिफरेंशिएशन को बाय ऑप्टिंग HI स्ट्रेटजी, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, और जो है आप मार्केट का बड़ा शेयर कैप्चर कर लें। Increase market power. The larger company has more power over its supplier and distributors and customer. जितनी कंपनी एक बड़ी होगी आपका ज़्यादा कंट्रोल होगा आपका किसके ऊपर, अपने सप्लायर्स के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। जैसे हमने बात किया, हमने लास्ट में हम स्लाइड में हमने बात की कि हमारे पास जो सप्लायर्स हैं आपके या जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपके पास क्या है कि आपकी कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम कंपनी छोटी है या आप एक ऐसी मार्केट में है जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और रिसोर्सेज आपके पास कम अवेलेबल हैं, उस केस में सप्लायर्स। लेकिन जब आप जब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के ऊपर जाएंगे या मर्जर एक्विजिशन, तो आप जब दो कंपनियां मिलकर मर्जर करती हैं, एक्विजिशन करती हैं, तो वो एक बड़ी कंपनी की फॉर्म में जो है सामने आती हैं। तो वो जब कंपनी आपके पास बड़ी होगी, आप फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, तो आपका जो है कंट्रोल अपने सप्लायर्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। रिड्यूस्ड कंपटीशन। द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्री कंसोलिडेशन इज फ्यूअर कंपनीज ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री एंड लेस इंटेंसिव कंपटीशन। जब बहुत सी कंपनीज मिलकर जो है मर्जर एक्विजिशन के साथ एक कंपनी बन जाएगी तो आपके पास जो कंपटीशन होगा वो आपके पास कम होगा। उस सेम फील्ड के अंदर या उस एरिया के अंदर जो है कंपनीज जो होंगी वो आपके पास कम होंगी, कंपनीज आपके पास कम होगी, कंपटीशन आपके पास कम होगा और आप बेटर वे में जो है सर्वाइव करेंगे। सेम थिंग कि आपके पास जब कंपटीशन कम होगा तो सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर्स पे आपका कंट्रोल जो है वो भी आपके पास बढ़ जाएगा। देन हमारे पास है एक्सेस टू द न्यू मार्केट्स and distribution channels can be accessed by integrating with the company that produces the same goods but operate in the different regions of services or serves different market segments। आपके पास स्किल है, कैपेबिलिटी है, आप मर्ज करते हैं अपने आप को या आप एक्वायर करते हैं, ठीक है, किसके साथ, फॉरेन कंपनीज के साथ, वो कंपनीज जो कि दूसरे इलाकों में हैं, दूसरे मुल्कों में हैं, काम कर रही हैं, और आपका मर्जर जो है उस कंपनी की जो है प्रोडक्ट को जो है उसकी डिफरेंशिएशन में हेल्प कर सकता है आपको, या जिस सेगमेंट में वो काम कर रहे हैं उस सेगमेंट के अंदर जो है आपका प्रोडक्ट दोनों के मिलने से डिफरेंशिएट हो सकता है। तो ऐसी जो आपके पास न्यू मार्केट की एक्सेसिबिलिटी है वो भी आपके पास HI से जो है वो पॉसिबल हो जाती है। जो इसके डिसएडवांटेज आपके पास है वो हमारे पास डिस्ट्रॉइंग वैल्यू। मर्जर एंड एक्विजिशन रेयरली add value to the companies. More often merger acquisition fail and destroy the value of the companies involved in it because expected synergy never materialized.
अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर दफ़ा जो है मर्जर एंड एक्विजिशन आपको जो है वो बेनिफिट नहीं देता। मोस्टली जो दुनिया में मर्जर एंड एक्विजिशन हमारे पास हुए हैं, ठीक है, लाइक हम सोनी एरिक्सन की एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो अब मोस्ट फेल आपके पास हुए हैं। अब ये फेलियर आपके पास क्यों होता है? इंटरनली ऐसा क्या प्रॉब्लम आपके पास आते हैं कि जो आपके पास मर्जर एंड एक्विजिशन को जो है वो फेल हो जाती है? और ना सिर्फ मर्जर एंड एक्विजिशन फेल हो जाता है, आपके पास जो 2 नई कंपनीज हैं वो आपके पास फेल हो जाती हैं, बल्कि जो कंपनीज की जो इमेज होता है, जो ब्रांड इमेज है, जो वैल्यू है, वो भी आपके पास क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली जब आपके पास मैनेजमेंट का कंट्रोल आपके पास आता है, आपके पास पहले एक सीईओ था, अब 2 सीईओ आपके पास हैं, 2 कंपनीज जो हैं वो अपना, तो एक कंपनी जो है वो अपना जो है वो अपर हैंड रखना चाहती है दूसरी कंपनी के ऊपर। मे बी आप जो नॉलेज शेयरिंग में है वहाँ पर आप जो हैं आपका कोई प्रॉपर जो है वो सूटेबल जो है कमिटमेंट नहीं हो पा रही, आप प्रॉपरली जो नॉलेज शेयर नहीं कर रहे, आप मे बी रिसोर्सेज शेयर नहीं करना चाहते हैं, मे बी कंपनी की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि वो अपने जो मर्जर उनके साथ हुआ है कि वो उनके साथ कुछ पॉलिसीज अपनी जो है वो शेयर नहीं कर सकते। अनदर प्रॉब्लम के जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो भी शायद इसमें इंटरेस्टेड आपके पास ना हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास डिविडेंड जो है वो डिवाइड हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन आपका जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो इस केस के अंदर स्किल्स आपके पास जो हैं बट मे बी वो प्रॉपरली इन लाइन नहीं है, वो काम नहीं हो पा रहा। तो हर दफ़ा जो है मर्जर एक्विजिशन जो है वो कामयाब नहीं होगा, बल्कि मोस्ट ऑफ टाइम जो हमारे पास फेलियर होते हैं। लीगल आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, HI कैन लीड्स टू मोनोपोली विच इज़ हाईली डिस्करेज बाय मैनी गवर्नमेंट ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन। गवर्नमेंट चाहती है कि एरियाज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंपटीशन बिल्ट हो। जब आपके पास कंपटीशन बिल्ट होगा तो आपके पास ओवरऑल प्राइस जो है वो आपके पास कम होगी, कस्टमर को क्वालिटी मिलेगी, और कंपटीशन जो है वो गवर्नमेंट जो है उस हमेशा चाहती हैं कि इंडस्ट्रीज़ के दरमियान कंपटीशन लाया जाए ताकि जो है ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। ठीक है, मुल्क की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडस्ट्री ही कंट्रीब्यूट करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, और जो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल वो भी आपके पास क्या हो, वो बढ़े। देयरफॉर गवर्नमेंट यूजुअली हैव टू अप्रूव एनी लार्जर मर्जर एंड एक्विजिशन बिफोर दे हैपन। इसीलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं। अगर 2 बड़ी मर्जर एंड एक्विजिशन कंपनीज़ हैं, 2 बड़ी कंपनीज़ आपके पास हैं, वो जब मर्जर या एक्विजिशन के फेज़ में जाती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि अगर 2 बड़ी कंपनीज मर्जर एंड एक्विजिशन में जाएंगी तो आपके पास मार्केट में जो है मोनोपोली क्रिएट होगी। मोनोपोली जब आपके पास आएगी तो तमाम रिसोर्सेज का कंट्रोल जो है वो बड़ी कंपनी ले लेगी, इसलिए जो है गवर्नमेंट की जो है परमिशन वो ज़रूरी है। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आर हार्डर to manage as they are less flexible in introducing innovation to the market। बड़ी कंपनी जो है उनको मैनेज करना मुश्किल होता है, ठीक है, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल नहीं होती कि वो कुछ नई इनोवेशन जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है आपके पास HI का या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का। जो गाइडलाइंस हैं वो हमारे पास ये व्हेन ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, HI के थ्रू ये पॉसिबल है if the government policies permit। When an organization compete in the growing industry then HI is very supportive। When increased economies of scale provide major competitive advantage। आप अगर competitive advantage economies of scale से gain कर सकते हैं तो अगेन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हेल्पफुल हो सकती है। when an organization has both the capital and human talent needed to successfully manage an expanded business organization, तो of course HI is good। when competitors are flattering due to lack of managerial expertise or need for particular resource that organization possess। अगर आपके पास competitors के पास expertise नहीं है, resources नहीं है, financial resources या capabilities नहीं है, तो of course आप उसे acquire करके मार्केट का जो है लार्जर पोर्शन जो है कैप्चर कर सकते हैं। हम समरी देखते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर्स में हमने जो है 3 चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में हमने बात की कि आप जो हैं फर्म वांट टू गेन ओनरशिप और कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स, जबकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हमने कहा कि जो है फर्म जो है दे वांट टू कंट्रोल द सप्लायर्स। ठीक है, सप्लायर्स के ऊपर कंट्रोल इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके पास अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो सप्लायर्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल है उसको जो है वो रोक कर जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस केस में जब आपके पास जो है कंपटीशन ज़्यादा हो और सप्लायर्स कम हो तो आप जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन को जो है वो फॉलो करें।
हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन जो है आप जो है इस चीज़ को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ की। इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ में हम जो है 3 स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मार्केट पेनिट्रेशन की, फिर हम बात करेंगे मार्केट डेवलपमेंट की, फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, फिर हम इसके साथ साथ कुछ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ भी हम कवर करेंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है दोनों स्ट्रेटजीज़ कवर करें, लेकिन अगर हमारे पास टाइम की लिमिट ना हो तो हम जो है एक स्ट्रेटजी कवर करेंगे, एक को जो हम फॉरवर्ड कर देंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी कि फर्म्स को जो है वो किस किस्म की स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई करना चाहिए, वेदर दे गो फॉर द फॉरवर्ड, बैकवर्ड और हॉरिजॉन्टल। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे अपने पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ की। तो क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़, इनके साथ हम नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आप जो लास्ट लेक्चर है आज का, इसको अपने ट्यूटर से आप डिस्कस करें, ठीक, और जो है इंटरनेट के रिसोर्सेज हैं उनको भी आप जो है ब्राउज़ करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।